दोस्तों नमस्कार। ना कोई भ्रम पालिए और ना ही किसी गलत फहमी में रहिए, क्योंकि आज भारत जिन हालात से गुजर रहा है उसको लेकर जब खुलकर शोर संसद के अंदर और बाहर होने लगे और अंतर्राष्ट्रीय मंचों का हवाला देते हुए हर कोई सड़क से लेकर सदन तक चिल्लाने लगे, तो दो ही सवाल बचते हैं। पहला सवाल, इस वक्त भारत की कमान किसके हाथ में है? और दूसरा सवाल, अगर भारत के बारे में दुनिया के मंचों पर सवाल उठ रहे हैं और देश के अंदर भी आर्थिक नीतियों तक पर भी उंगलियां उठ रही हैं, तो जिम्मेदार कौन है? और यह सवाल पहली बार संसद के भीतर विपक्ष के नेता ने खुलकर उठाया, यह कहते हुए कि इस देश के 140 करोड़ लोगों का भविष्य सत्ता में बैठे लोगों ने गिरवी रख दिया है। Sold India. Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? But sir, the interesting thing is, I know. The interesting thing is that I know that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. यह कोई आरोप नहीं, यह उन तथ्यों का सामना करना है जिनका जिक्र संसद के भीतर इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि विपक्ष को बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा था। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जो घटनाक्रम बदला और फिर बजट पर विपक्षी नेता बोलने खड़े हुए, उस पूरी प्रक्रिया में दो बातें एक साथ स्पष्ट हो गई। पहली बात, अगर यह देश झुका है तो यह सिर्फ एक नेता को झुकना नहीं है। भारत के किसान, भारत के इंजीनियर, भारत का एमएसएमई, भारत की अर्थव्यवस्था और भारत का आने वाला कल, सब कुछ दांव पर इसलिए है क्योंकि जो राजनीतिक सत्ता उसके सामने एक ऐसा पिंजरा तैयार हो चुका है जहां से बिना समझौते के निकलना मुश्किल है। यानी पहली बार यह नहीं कह सकते कि सिर्फ एक व्यक्ति के समर्पण ने किया, बल्कि पूरे देश को समर्पण करवा दिया गया। और शायद यही वजह है कि उसी वक्त दिल्ली पुलिस भी हरकत में आ जाती है, उसी वक्त पीएमओ भी सक्रिय हो जाता है, उसी वक्त गृह मंत्रालय भी चुप नहीं रहता, क्योंकि जो बातें संसद के भीतर कही जा रही हैं उन पर चुप्पी कौन बरते और किस तरह से उस आवाज को दबाया जाए। तो झट से एक एफआईआर दर्ज हो जाती है। ये एफआईआर पूर्व सेना प्रमुख की किताब को लेकर है जो बाजार में आने से पहले ही विवाद में घिर गई। आरोप है कि रक्षा मंत्रालय की मंजूरी नहीं थी, तो आईटी एक्ट के साथ साथ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की धारा भी जोड़ दी गई। प्रकाशक को नोटिस थमा दिया गया और अगला पड़ाव कहां होगा इसका अंदाजा लगाना नहीं। पीएम की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर। सर आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। स्पीकर सर, सर दो चीजें हैं सर। एक सर एप्स्टीन केस सर, 3 million files are still locked up. Please understand that the case in the United States is targeted at the Prime Minister of India, not at Mr. Adani. It is targeted, sir, at the financial network of the BJP, at the financial architecture of the BJP. Speaker, sir, there is a businessman called Mr. Anil Ambani. I want to ask the question, why is he not in jail? The reason he's not in jail is because his name is in the Epstein files. That's why he's not in jail. राहुल जी, जो भी I'd also like to ask Mr. Hardeep Puri who introduced him Mr. Chair, to Epstein. Mr. Rahul, क्योंकि आज संसद के भीतर तीन बड़े मुद्दे जिस तरह से खुलकर रखे गए वो सीधे सीधे मंत्रियों पर, सरकार पर, उन कारपोरेट पर निशाना थे जिनका अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नाम आ चुका है। आइए अब तथ्यों पर बात करते हैं। पहला तथ्य,
करेंसी का संकट। भारत की मुद्रा इस वक्त पूरे एशिया में सबसे कमजोर है। डॉलर के मुकाबले ऐसी गिरावट पहले कभी नहीं देखी गई। अमेरिका खुद डॉलर को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। यह बात भारत की वित्त मंत्री और वाणिज्य मंत्री दोनों को पता है। और भारत तो उस ब्रिक्स का हिस्सा है जो 2024 में कजान सम्मेलन में डॉलर के विकल्प की बात कर रहा था। लेकिन जैसे ही ट्रंप सत्ता में आए, उन्होंने साफ चेतावनी दे दी कि डॉलर को चुनौती देने की कोशिश बर्दाश्त नहीं होगी। अब सोचिए, अक्टूबर 2024 में ब्रिक्स की बैठक में वैकल्पिक करेंसी का जिक्र और फरवरी 2025 में $500 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार पर सहमति। यह उलटफेर कैसे हुआ? यह सवाल संसद में भी उठा। दूसरा तथ्य, डेटा का समर्पण। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में असली ताकत डेटा की है और 140 करोड़ भारतीयों का डेटा मुफ्त में किसी और के हवाले कर देना, यह कोई छोटी बात नहीं है। यह बात विपक्षी नेता ने संसद में सीधे कही। तीसरा तथ्य, ऊर्जा की निर्भरता। भारत की एनर्जी पॉलिसी हमेशा से स्वतंत्र रही है। रूस से सस्ता तेल खरीदना हो या किसी अन्य देश से, यह हमारा अपना फैसला था। लेकिन अगर किसी डील में यह तय हो जाए कि भारत कहां से ऊर्जा लेगा, तो फिर आत्मनिर्भरता का क्या मतलब रह जाता है? So this is a wholesale surrender, and it is a tragedy because it is a surrender not just of the Prime Minister. He has surrendered the future of 1.5 billion Indians. And he has surrendered the future because he wants to protect the BJP's financial architecture, on which there is a case in the United States. He has surrendered. चौथा तथ्य, कृषि और खाद्य सुरक्षा। व्हाइट हाउस से जारी फैक्ट शीट में साफ लिखा है, अमेरिकी खाद्य पदार्थ और अमेरिकी कृषि उत्पाद भारत में 0% शुल्क पर आएंगे। वो ग्रेन हो, ट्रीनट्स हो, ताजे या प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ हो, सोयाबीन तेल हो, शराब हो, सब कुछ बिना टैक्स के। जो दालें पहले 10% शुल्क पर आती थी, अब वो 0%। और दूसरी तरफ भारत के कपड़ा उद्योग को अमेरिकी बाजार में कोई राहत नहीं। जी हाँ, भारतीय टेक्सटाइल पर 18% शुल्क, बांग्लादेश का 0%। तो भारत के कपड़ा निर्यातक उस बाजार में टिकेंगे कैसे? यही वह मुद्दे हैं जिन पर आज संसद में सीधे सवाल पूछा गया। क्या यह डील भारत की अपनी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के निष्कर्षों के खिलाफ है? क्या यह बजट भारत के हितों को नहीं बल्कि किसी और की जरूरतों को ध्यान में रखकर बना है? विपक्षी नेता ने कहा, यह सिर्फ एक प्रधानमंत्री का झुकना नहीं है। उन्होंने 150 करोड़ भारतीयों का भविष्य इसलिए गिरवी रख दिया क्योंकि वो बीजेपी की वित्तीय संरचना को बचाना चाहते हैं, जिस पर अमेरिका में मामला चल रहा है। और इसके साथ ही संसद में F3 फाइलों का जिक्र हुआ। एक उद्योगपति का नाम लिया गया कि वो जेल में क्यों नहीं गए। एक कैबिनेट मंत्री का नाम आया कि उनका परिचय उस नेटवर्क से क्यों था। अमेरिकी अदालत में एक बड़े कारोबारी के खिलाफ चल रहे मामले का जिक्र हुआ और कहा गया कि वो मामला असल में बीजेपी की वित्तीय संरचना का मामला है। ये सब बातें पहले फुसफुसाहट में थी, आज खुलकर संसद के रिकॉर्ड पर आ गई। The leader of opposition, all the points he has made have serious repercussion. He must authenticate on all the allegations he has made. I will authenticate right now. I've got it. You have to Because let me authenticate. Kindly. Already you have taken 45 minutes. Kindly. Sir, let me authenticate, sir. But kindly. Sir, he has said to authenticate. I will authenticate right now. That you have to just give in advance and that you have to. No, sir. I will authenticate right now. I'm authenticating. मैं आपसे नहीं मांग। I will say it and then I will give it. No, Mr. राहुल जी। I will say it now and I will give it. नहीं राहुल I have it जी, here. ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा, चेयर आपसे नहीं मांग रही अभी। Sir, you have asked to authenticate. अब एक बड़ी बात, जब संसदीय मामलों के मंत्री ने कहा कि विपक्षी नेता अपने सभी आरोपों को सदन में प्रमाणित करें, तो विपक्ष ने तुरंत कहा, ठीक है, मैं अभी प्रमाणित करता हूं। यानी वो दस्तावेज सदन के पटल पर रखने को तैयार थे।
लेकिन उसी वक्त चेयर ने कहा, नहीं, मैंने नहीं कहा, यानी दस्तावेज संसद के रिकॉर्ड पर ना आए। इस स्थिति में सरकार आ खड़ी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय नजरिए से देखें तो भारत इस वक्त एक साथ कई खेमों में है। क्वाड में भी है जहां चीन निशाने पर है, एससीओ में भी है जहां चीन की अहम भूमिका है, ब्रिक्स की 2026 में अध्यक्षता करने वाला है जहां डॉलर के विकल्प की बात होती है, और रूस खुलकर कह रहा है कि अमेरिका भारत जैसे देशों को दबाव में ले रहा है। अब सोचिए, अगर भारत और चीन मिलकर अपना एक डिजिटल या आर्थिक ब्लॉक बना लें तो दोनों की कुल आबादी लगभग 280 करोड़ है। ये डेटा, ये बाजार, ये अर्थव्यवस्था अमेरिका से नजरअंदाज नहीं कर सकता। यही असली ताकत है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम उस ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं या उसे मुफ्त में किसी और को सौंपे जा रहे हैं? और अंत में भारत की अंदरूनी राजनीति का सवाल। एनडीए गठबंधन में बीजेपी 240 सीटों के साथ है, लेकिन अगर बाकी सभी दल मिल जाएं तो वो बहुमत में आ जाते हैं। चंद्रबाबू नायडू को उनके राज्य के लिए पैसा मिल रहा है, वो खुश हैं। नीतीश कुमार बिहार चला रहे हैं, वो भी खुश हैं। लेकिन अगर ये मैसेज बड़ा हो गया कि जो डील हुई है उससे किसानों का नुकसान होगा, एमएसएमई को नुकसान होगा, मध्यम वर्ग का नुकसान होगा, तो खतरे की घंटी उन सभी दलों के लिए बज जाएगी जिनका वोट बैंक इन्हीं तबकों में बसता है। विपक्षी नेता ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक संदेश भी भेजा, अगर हम सत्ता में होते तो डेटा, ऊर्जा, खाद्य और करेंसी को लेकर एक कोई ऐसी डील ना होती। जो रूस से पारंपरिक रिश्ते हैं, किसानों के लिए जो व्यवस्था है वो बरकरार रहती। यानी यह सिर्फ एक संसदीय भाषण नहीं था, यह दुनिया की उन ताकतों के लिए एक स्पष्ट संकेत था जो भारत की राजनीति पर नजर रखती हैं। तो दोस्तों, दो सवाल आपके सामने हैं। पहला, क्या मौजूदा सरकार देश को बचाने के लिए काम कर रही है या खुद को बचाने के लिए? दूसरा, क्या भारत की संसद में अब वो बातें खुलकर बोली जाने लगी हैं जो पहले दबा दी जाती थी? इस वक्त जो हो रहा है वो पहले कभी इस देश की संसद के भीतर इतनी खुलकर नहीं बोला गया था। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। वन देशभक्त के साथ बने रहिए।